पहले हिंदी को हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। इनमें से आपको सही वर्तनी का शब्द चयन करना है, ठीक है। तो आपके ऑप्शन में, इन चारों ऑप्शनों में जो वर्तनी की दृष्टि से देखा जाए तो आपका जो ननिहाल लिखा हुआ है यह सही होगा, ठीक है। ननिहाल इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ विकल्प में आपका ए विकल्प सही होगा। चलिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन देखेंगे मित्रों कि काम से जी चुराने वाले के लिए एक शब्द क्या हो गया। तो देखिए आपके हिंदी के सिलेबस में ऐसा दिया हुआ है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, ठीक है। तो काम से जो चुराने वाला होता है उसके लिए कामचोर होता है, ठीक है। तो कामचोर शब्द इसके लिए प्रयुक्त होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प बी कामचोर। काम से जी चुराने वाले को एक शब्द में क्या कहेंगे, कामचोर। चलिए मित्रों आगे के क्वेश्चन में देखेंगे कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। अर्थात यहाँ बाएं हाथ का खेल होना, ठीक है, इसका मुहावरे का अर्थ क्या होगा। तो बाएं हाथ का खेल होना मतलब आसान कार्य, ठीक है। नहीं कहते हैं कि ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, यानी बहुत ही इजी कार्य है, ठीक है, या आसान कार्य है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आसान कार्य। आपका विकल्प में जो सी विकल्प दिख रहा है यह क्या हो जाएगा, उसका सही उत्तर हो जाएगा कि बाएं हाथ का खेल होना मुहावरे का अर्थ आसान कार्य से तात्पर्य है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए एक शब्द दुर्निवार प्रयुक्त होता है। तो दुर्निवार शब्द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो जिसे जीत पाना कठिन है, ठीक है, दुर्निवार, ठीक, जिसे जीत पाना कठिन हो। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, विकल्प डी हो जाएगा। अब 5वें नंबर का क्वेश्चन है, देखिए कि शोक का विलोम शब्द क्या होगा। तो आप जानते हैं विलोम शब्द किसे कहा जाता है, उल्टा। तो अगर जो शोक है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हर्ष या खुशी, उल्लास, आनंद, ठीक है। तो ये शोक का विलोम हो जाएगा। तो इसमें हर्ष दिया हुआ है तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हर्ष हो जाएगा, जो आपका विकल्प ए दिख रहा है। चलिए दोस्तों आगे के क्वेश्चन को देखेंगे कि क्षति शब्द के परवाची शब्द का चयन करें। यानी यहाँ पे उल्टा ना करके यहाँ पे इसके समान शब्द का चयन करना है। यानी क्षति शब्द का परवाची क्या होगा, तो देखिए क्षति मतलब क्या होता है, नुकसान होता है या हानि होती है, ठीक है। तो इसमें नुकसान नहीं दिया है, इस विकल्प में दिया है हानि। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा, ठीक है। अब क्षति का परवाची 2-3 पूछे तो उसमें नुकसान कर देंगे, हानि कर देंगे, ठीक है, खराब कर देंगे। ऐसा क्षति शब्द का परवाची शब्द होगा। तो इस विकल्प में आपका हानि दिया हुआ है तो हानि ही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब 7 नंबर का यह क्वेश्चन देखिए कि सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है। तो सौर जैसा कि जानते हैं सौर मंडल, सौर मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, ठीक है। तो सौर जो है ये मूल रूप से विशेषण से बना हुआ है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका विकल्प सी, सूर्य। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि दुस्तर का संधि विच्छेद क्या होगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ संधि विच्छेद पूछा है, तो दुस्तर का जो संधि विच्छेद होगा वह दुधन तर होगा, ठीक है। दुधन तर इसका क्या हो जाएगा, दुस्तर का संधि विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ विकल्प आपका डी सही उत्तर होगा। 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है, ठीक है, ठीक है। कोई भी अपना जीवन का लक्ष्य खराब की ओर थोड़े ले जाएगा, चौड़ा नहीं होगा, मलिन नहीं होगा, खराब नहीं होगा। तो सब लोग ऊंचा ही चूज करते हैं। तो मेरे जीवन का लक्ष्य बहुत ही ऊंचा है या बहुत ही विकराल है, ऐसा तो विकराल इसमें नहीं दिया हुआ है, ऊंचा दिया है, ठीक है, अच्छा नहीं है। तो इसमें ऊंचा आपका दिया है तो ऊंचा इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखिए कि तुमने मेहनत नहीं की इसलिए, यहाँ पे खाली स्थान है, इसको पूरा करना है, ठीक है। तो तुमने मेहनत नहीं की इसलिए तुम असफल हो गए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, ठीक है। और तुमने मेहनत की तो तुम सफल हो गए। तो यहाँ नहीं है तो नहीं में असफल हो जाएगा, ठीक है। देखिए तुमने मेहनत नहीं की इसलिए, तो जाहिर सी बात है भाई, जब कोई मेहनत नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, असफल हो जाएगा। वही अगर जो मेहनत करेगा तो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, तुमने मेहनत नहीं की है, यानी इसमें नहीं आ गया तो अ लगा देंगे सफल में, ठीक है। अब मेहनत की इसलिए सफल हो गए। अगर यही नहीं रहता, नहीं की जगह तुमने मेहनत की इसलिए सफल हो गए, ठीक है। नहीं नहीं रहता तो यहाँ सफल होता, अगर जो नहीं आ गया तो असफल हो जाएगा। तो राइट आंसर बी होगा। अब देखिए भारतीय इतिहास से 10 क्वेश्चनों को देखेंगे हम लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है। देखिए मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, ठीक है।
तो मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई जिसका नाम है इंडिका। इसमें भारत के दर्शन के भारतीय इतिहास के बारे में इसने बताया है, समाज के बारे में बताया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। 12 नंबर का क्वेश्चन देखिए, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो मित्रों फायान की बात करेंगे तो यह आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश का राजा था। ठीक है, और इसी के शासनकाल में फायान आया था। तो सबसे पहले आया था चीनी जो यात्री फायान, यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। हर्षवर्धन के शासनकाल में आने वाला जो चीनी यात्री था वह हेनसांग था। ठीक है, तो याद रखिएगा, कन्फ्यूजन यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है। अगले क्वेश्चन में है कि अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा और लिपि में लिखे गए हैं? तो जो आपका अशोक है मौर्य सम्राट, जिसे इतिहास में महान बताया भी गया है, महान था भी। ठीक है, तो अशोक के अधिकांश जो अभिलेख हैं वो प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे हुए हैं। ठीक है, तो प्राकृत भाषा है और लिपि इसकी क्या है? ब्राह्मी है। ठीक है, तो यहाँ आपका विकल्प जो पहला दिख रहा है ए, उसका राइट आंसर हो जाएगा। 14वें नंबर के क्वेश्चन में है कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो मित्रों सिंधु सभ्यता भारत की सबसे पहली सभ्यता है और इस सभ्यता में प्रमुख बंदरगाह, उस समय व्यापार भी समुद्री मार्गों से होता था। तो उस समय का जो प्रमुख बंदरगाह था लोथल था, जो आपके गुजरात में स्थित है। वर्तमान में भी गुजरात में है ये। तो लोथल जो है स्थान गुजरात में है और सिंधु सभ्यता का ये प्रमुख बंदरगाह था। 15 नंबर का क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है? देखिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है दोस्तों? तो ऋग्वेद का 9वां जो मंडल है ये आपके पूर्णतः सोम देवता को समर्पित मंडल है। तो विकल्प यहाँ जो आपका सी दिख रहा है मित्रों, वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो दोस्तों नंद वंश का अंतिम सम्राट था घनानंद। इसको मार के चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी थी। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो यह जो चीज़ है कि किस शासक के शासनकाल में जो बौद्ध धर्म है इसका गमन नेपाल में हुआ, राइट आंसर हो जाएगा अशोक। चलिए 18 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? तो देखिए महावीर ने जैन संघ की स्थापना की थी पावा में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विकल्प बी हो जाएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इसमें से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है दोस्तों? तो इसमें मौर्य जो साम्राज्य है ये सबसे प्राचीनतम साम्राज्य है। तो विकल्प आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे कि मौर्य साम्राज्य में प्रचलित जो मुद्रा था उसका नाम क्या था? तो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित मुद्रा था उसका नाम था पर्ण। ठीक है, पर्ण को जो मौर्य साम्राज्य में मुद्राएं चलती थी उसका पर्ण नाम था। आगे आपके सामान्य भूगोल से क्वेश्चन, कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस एक राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इस विकल्प में आपका जो राजस्थान, गुजरात और त्रिपुरा है यहाँ से आपकी कर्क रेखा गुजरती है, लेकिन जो आपकी उड़ीसा है, उड़ीसा से आपका जो कर्क रेखा है यह नहीं गुजरता है। ठीक है, यहाँ विकल्प जो आपका ए होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब 22 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य कौन है? तो भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है आपका गुजरात। तो राइट आंसर आपका विकल्प बी होगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर में, चांगला दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो मित्रों चांगला दर्रा की बात करेंगे तो यह आपके जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर में, डोंकिया दर्रा किस राज्य में स्थित है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो डोंकिया दर्रा की बात करेंगे तो यह सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा कि डोंकिया दर्रा सिक्किम में स्थित है। 25 नंबर का क्वेश्चन देखिए, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात आपके मध्य प्रदेश में जबलपुर में स्थित है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विकल्प ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो मित्रों दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करेंगे तो वह है अनाई मुड़ी। ठीक है, तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी किस फल के लिए विख्यात है? तो कुल्लू घाटी आपके उत्तराखंड में पड़ता है और ये फल जो है सेब के लिए विख्यात है। तो विकल्प यहाँ सी राइट आंसर है। शायद कुल्लू या हिमाचल प्रदेश होगा या उत्तराखंड। ठीक है, ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन सेब के लिए फेमस है।
अगला क्वेश्चन, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो मित्रों, नागार्जुन सागर बांध की बात करेंगे तो यह कृष्णा नदी पे बना हुआ बांध है। ये देखिए आपके पेट के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पर स्थित है? तो मित्रों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो हेग में स्थित है, द हेग, ठीक है। द हेग में आपका अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय स्थित है। तो विकल्प इसका क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन आपके पेट में आते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि में देखा जाए तो गोवा जो है आपका सबसे छोटा राज्य है। सबसे बड़े राज्य की बात करेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है। सॉरी, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से है। और सबसे बड़े क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करेंगे तो आपका राजस्थान है, ठीक है। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा है जनसंख्या की दृष्टि से, और गोवा सबसे छोटा है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है। चलिए अब राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन देखेंगे, यानी इंडियन पॉलिटी से। क्वेश्चन में है कि राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो देखिए, भारत में राज्यसभा जो है, इसमें जो चुने हुए, यहाँ पे सबसे पहले समझिए कि यहाँ सदस्यों की संख्या होती है 250, और इसमें जो चुने हुए लोग होते हैं इनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। इसे सबसे उच्च सदन कहते हैं और ये कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के आयोजन के लिए निर्देशित करता है या गठन करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद जो 40 है, इसमें ग्राम पंचायतों के गठन संबंधी प्रावधान दिया गया है। तो आपका सही उत्तर विकल्प डी हो जाएगा। 33 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे तो आपका 33 नंबर का जो क्वेश्चन है मित्रों, इसमें है कि निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? तो भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत। तो विकल्प आपका जो पहला है ए, इसका राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है? तो लोकसभा को भंग करने की शक्ति है, वह व्यक्ति हैं आपके भारत के राष्ट्रपति, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति के पास आपका लोकसभा को भंग करने की शक्ति निहित है। 35 नंबर का क्वेश्चन है मित्रों कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार कहाँ से लिया गया है? तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार आपका लिया गया है अमेरिका से, ठीक है। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प सी, कि आपके भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार अमेरिका से लिया गया है। अब 36 नंबर के क्वेश्चन में है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है? तो अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान आपके अनुच्छेद 312 में है, ठीक है। तो अनुच्छेद 312 इसका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी। अगले क्वेश्चन में है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो दोस्तों, संविधान सभा के संवैधानिक जो सलाहकार थे वह आपके थे BN राव, ठीक है। यहाँ विकल्प जो आपका ए है वो सही उत्तर हो जाएगा। अब 38 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत क्या कौन है? ठीक है, तो भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख जो स्रोत होता है वह जनता है, ठीक है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और जनता ही जिसे चाहती है उसे चुनती है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा विकल्प बी। 39 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो भारत के संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष की बात करेंगे तो यह संविधान के जो आपका संविधान संशोधन 42वां है, इसी के द्वारा ये जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिएगा, विकल्प सी राइट आंसर होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो दोस्तों, भारत में वयस्क मताधिकार की जो उम्र सीमा है वह 18 वर्ष है, ठीक है। देखिए, जो 18 वर्ष के पूरे हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि जाके डायरेक्ट वोट मार देंगे, उनका वोटर कार्ड बनता है, वोटर लिस्ट में नाम होता है, वही लोग जाके अपने मत का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। बस ये नहीं है कि 18 वर्ष पूरा हो गया तो आप जाके मताधिकार आप अपने मत का प्रयोग करेंगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, उसको फॉलो करेंगे तब ऐसा होगा। अब अर्थव्यवस्था में है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो मित्रों, भारतीय अर्थव्यवस्था में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि गरीबी हटाओ का नारा कौन सी पंचवर्षीय योजना के दौरान दिया गया था? तो यह दिया गया था आपके चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान। तो विकल्प आपका जो ए है सही उत्तर होगा। अब 42 नंबर के क्वेश्चन में कि भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो मित्रों, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन को जाना जाता है। तो यहाँ विकल्प आपका जो बी होगा
इसका सही उत्तर होगा। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए कि भारत ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन, इसकी सदस्यता कब ग्रहण की थी? तो भारत ने WTO की जो सदस्यता है 1995 में ग्रहण की थी। ठीक है, तो विकल्प यहाँ आपका जो सी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में नवीनतम विमुद्रीकरण कब किया गया था? तो नवीनतम विमुद्रीकरण किया गया है 2016 में, जब मोदी सरकार ने पुराने नोटों को बंद करके नए नोट चलाए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 45 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन है? तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। तो यहाँ विकल्प में जो आपका ए विकल्प है वह सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन में है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत में जब आर्थिक सुधार जो नियम अधिनियम था 1991 के दौरान, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे PV नरसिम्हा राव। तो विकल्प यहाँ आपका जो बी होगा इसका सही उत्तर हो जाएगा। 47 नंबर का क्वेश्चन है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? तो मित्रों 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 2012 से 2017 के बीच में थी। ठीक है, तो 2012 से 2017 के बीच में 12वीं पंचवर्षीय की योजना काल की अवधि थी। तो इसका राइट आंसर सी होगा। 48 नंबर का क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो मित्रों श्वेत क्रांति का संबंध देखा जाए तो वो आपके दूध के उत्पादन से है। ठीक है, तो दूध उत्पादन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प डी इसका सही उत्तर है। 49 नंबर का क्वेश्चन है कि दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो दोस्तों दुर्गापुर इस्पात संयंत्र आपके ग्रेट ब्रिटेन की सहायता से आपका स्थापित किया गया था। तो विकल्प यहाँ जो आपका ये होगा सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में कि फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मित्रों फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। ठीक है, तो कांच की चूड़ियाँ इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी। देखिए यह काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको इंपॉर्टेंट करिएगा। ठीक है, कि फिरोजाबाद कांच की चूड़ियों के लिए फेमस है। चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।